बेसिकली मेरा जो एक शुरू से रहा है ना, एक सोच मेरी रही है। मैं ये समझता था कि जिस चीज में अगर आपको डर लगता है ना, उस डर को खत्म करने के लिए उसमें पार्टिसिपेट करें। अच्छा, तो ये अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ काम की बात नईम के साथ। हजरात, आज हमारा टॉपिक थोड़ा सा हटके और हमारे मेहमान भी बड़े ख़ास हैं और मुझसे बहुत करीब हैं। मेरे कज़न भी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे हमनवा भी हैं, मेरे राजदार भी हैं और मेरी ज़िंदगी में इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। प्रोफेशनली वो एक पावर प्लांट एक्सपर्ट भी हैं, सेफ्टी के एक्सपर्ट भी हैं, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट भी हैं, स्पेशलिस्ट हैं और इनकी स्पेशलिटी गोल सेटिंग में भी है। रिसेंटली वो पीएचडी कर रहे हैं एनवायरनमेंट में। बाकी तारुफ अपना वो खुद करवाएंगे। लेट्स मीट सिकंदर आसकानी। सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, जज़ाकल्लाह। आपने तो इतने सारे तारीफों के पुल बांध दिए और तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। असल में वो था ना, एक बंदा नमाज पढ़ रहा था मस्जिद में। बड़ा मशहूर लतीफा मैं हर जगह सुनाता हूँ। वो नमाज पढ़ रहा था मस्जिद में, तो एक पीछे से एक बंदा आया, कहता है ये बंदा जो नमाज पढ़ रहा है ना, बड़ा ईमानदार है, बड़ा अच्छा है, बड़ा खुश मिजाज है, बड़ा ये वो। आखिर में तो वो नमाज पढ़ते पढ़ते कहता है इसको बोलो मैं आज ही हूँ। मैंने हज भी किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही जो ना, आपने भी हज किया हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अपना तारुफ बताएं, बचपन से लेकर आज तक इस फील्ड में कैसे आए और कैसा रहा सफर? अच्छा, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो ना इस काबिल समझा और इनवाइट किया यहाँ पर एज एक छोटे से पॉडकास्ट के लिए एक छोटा सा इंट्रो और अपने बारे में बताने का मौका दिया हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, और जो ऑडियंस हमारे जितने उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो जर्नी की स्टार्ट यूं कहें कि जहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान को ले जाए, और यूं समझे कि पहले हमारी लाइफ तो ऐसी थी कि अब तो कराची में कहीं जो है ना औरंगी टाउन में थे। उसके बाद हमें पता नहीं क्या रोजी रोटी हमारी यहाँ लिखी हुई थी और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें यहाँ मूव किया, हमारे यहाँ हब में। लुबिलबाब ये है कि मैंने अपनी तकरीबन कैरियर ग्रोथ में जो स्टार्ट लिया है नॉर्मली, वो स्टार्ट मेरी प्राइमरी स्कूल से लेकर यूं समझें कि फिर सेकेंडरी और कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ जितनी भी थी मेरी यहीं पर गुजरी है। हब से ही शुरू हुई है। तो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल आपको पता है, हब चौकी का, जी, पाकिस्तान बैतुल-माल से अगर हम स्टार्ट करें तो हम जो है ना फ्री वाले स्कूल में पढ़ते थे। उस जमाने में हालात भी ऐसे नहीं थे। दिन के 5 रुपए भी मिल जी, दिन के 5 रुपए और एक मिल्क पैक का डब्बा भी मिलता था दूध के तौर पे। तो बेसिकली वो दिन जो है ना बड़ा मतलब याद आता है। लेकिन उस टाइम पे समझने की जो एजुकेशन का एक मयार मुझे था, अब भी वो दिन याद आता। आपने ना कॉन्फिडेंस आपका बड़ा वो था, नाते पढ़ना जी, और तकरीर करना। बेसिकली स्कूल में तो मैं वाहिद एक ही होनहार स्टूडेंट था जिसे नात, तिलावत और मिली नगमा, बस एक वो रह गया था कि पाकिस्तान 14 अगस्त में जो ना एक वो शो होता है जिसमें कल्चरल डे मनाया जाता है, यहां तक कि मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट। अच्छा, इसके पीछे एक रीजन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो रीजन ये है कि बेसिकली मेरा जो एक शुरू से रहा है ना, एक सोच मेरी रही है। मैं ये समझता था कि जिस चीज में अगर आपको डर लगता है ना, उस डर को खत्म करने के लिए उसमें पार्टिसिपेट करें। अच्छा, तो ये शुरू से आपकी शुरू से मेरी ये सोच थी। बचपन से मैं नहीं समझता था कि मैं ऑडियंस को कैसे फेस करूंगा। मुझे कभी फील ऐसा होता था कि यार कभी मैं जिंदगी में किसी के सामने कोई मिली नगमा, कोट ऑफ द डे, तिलावत करना, स्पीच कंपटीशन में हिस्सा लेना, ये मैं डेलिबरेटली करता था। और मेरी एक ऐसी आदत थी शुरू से ही कि मैं अपने अंदर ना कोई एक सिंगल खामी भी ना छोड़ूं। मुझे याद है मैट्रिक में बात से बात निकली। ये तो हो गया स्कूल लाइफ, प्राइमरी स्कूल लाइफ और बैतुल-माल में, और जो ना एक फिर मैं जर्नी, एक छोटा सा जर्नी ना मैं आपको अपने ना गवर्नमेंट स्कूल के हवाले से ही बताऊंगा कि वो लाइफ मेरी कैसी गुजरी और किस तरह वर्ष गुजरी। गवर्नमेंट बॉयज, जी, गवर्नमेंट बॉयज स्कूल। अच्छा, मैट्रिक में जब हम जो आए और वहां पर जो है ना हमने एक बिल्कुल ही अलग सिनेरियो देखा। अब एक बच्चा ऐसा यूं समझे जिसने वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले स्कूल में पढ़ा हो,
उसका एम, उसका एम्बिशन ये हो कि मैं जो ना किसी आर्मी स्कूल में पढूं, उसके लिए वसाइल ना हो और फीस ना हो और ऐसी कंडीशन हो कि उसे वो टारगेट अचीव करना है, और टारगेट भी इतना टफ। आप यूं अंदाजा लगाएं कि हम जब बैतुल माल से पास हुए स्कूल में, वो 5th क्लास में हमें जो ना हमारी टीचर थी, वो पढ़ाती थी कायदे आजम पे नोट लिखना इंग्लिश में, और आपका जो ना अल्लामा इकबाल पे नोट लिखना, वो हम लिख देते थे। अच्छा, अब जब हमें वसाइल की कमी थी, क्योंकि नोबल फैमिली थी, इतने कमाने वाला कोई नहीं था, तो हमें गवर्नमेंट स्कूल में 6th क्लास में एडमिशन मिल गया। बिल्कुल। अच्छा, अब हमारी जो सोच थी वही कि डेस्क होगा, कुर्सी होगी, पंखे होंगे। और सच में तो जब मैं पहली मरतबा स्कूल आया 6th क्लास में, तो मैं हैरान हो गया। अच्छा, यहाँ बोरियों पे बैठा होता है। मैं पहले ही अज्यूम कर बैठा कि मैंने कहा शायद हो सकता है ये क्लास नहीं है हमारी, ये हो सकता है कोई ऐसा स्टोर रूम है, बिरयानी खिलाई। और वहां भी हर सेक्शन में 40 बच्चे और 4 सेक्शन। हमें कहा गया कि भी आपको डी सेक्शन में एडमिशन मिला और वहां चले जाए। अब जब हम आए तो स्कूल के बच्चों को देखा। अच्छा, एक और चीज भी है कि ट्रेडिशनली ना चीजों को एनवायरनमेंट बड़ा इम्पेक्ट करता है। जब हम नए नए वहां पर आए तो हम थे एक जो ना यूनिफॉर्म में, और जो ना वो कोट और वो जो ना कहते हैं पैंट शर्ट में आए थे। यहाँ हम आए तो हमने देखा भाई स्काई ब्लू कलर का कपड़े पहने और 2 पट्टी यहाँ पर, 2 पट्टी यहाँ पर आपकी होनी चाहिए, वो उसके साथ। और फिर आप नीचे जैसे आओगे टाट पे बैठ जाओगे गोरी में, फिर एबीसी, फिर एबीसी। छठी क्लास। सबसे बड़ा जो लतीफा मेरे साथ हुआ वो स्पेशली ये हुआ कि यार मैं 5th क्लास में कायदे आज़म अपना अल्लामा इकबाल 14 अगस्त इस पे हम जो है ना एस्से लिखते थे। यहाँ पर जब हम आए तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये क्या माजरा है। अच्छा, मैंने टाल लिया कि भाई मैं जो ना अब इस स्कूल में नहीं पढ़ूंगा। खैर, हमने घर करा के लड़ झगड़ के घर में बड़ा हंगामा आ रही थी, और हमने एक टाइम खाना नहीं खाया। हमने कहा नहीं, हमें पढ़ने का बड़ा क्रेज है, बड़ा जुनून है, हम पढ़ेंगे, अपनी कैरियर बनाएंगे। लेकिन चूंकि वालिदैन की इस्तात नहीं थी उस हिसाब से, और सपोर्ट करने वाले नहीं थे, हम मजबूर थे, हमें करना पड़ा। तो जिंदगी का जो वो कहता है ना कि 1.5 ईयर जो 1.5 साल गुजरे उस स्कूल में, वो समझने के 5th क्लास से हमें 0 पे ले आया वापस। रिवर्स चले गए, क्योंकि आप इंग्लिश का कॉन्सेप्ट नहीं है आपके पास, उर्दू है, मुताला पाकिस्तान है, इस्लामियात है, इसी तरह के सब्जेक्ट है। आप इंग्लिश में रह गए पीछे, हम इंग्लिश में रह गए पीछे। अच्छा, इत्तेफाक की बात, सोने पे सुहागा, मैथमेटिक्स भी उर्दू में। मैथमेटिक्स कसर अशारिया निकाले, मनफी मस्बत, हम परेशान हो गए सर पकड़ के, वो जो है ना अब इसको कैसे सॉल्व करें। हमने जो है ना वहां से वो कहता है ना स्कूल में बंक मारना शुरू कर दिया। हाफ टाइम पे हम भागना शुरू हो गए। कर करके तो भाई हमने 6 महीने छुट्टी की, टुल्ला मारा और नहीं गए। लेकिन फिर भी जब एग्जाम फाइनल होता था तो हमें पेपर तो बिल्कुल सिंपल हमारे लिए, बिल्कुल इजी, तो 2nd पोजीशन 3rd पोजीशन आ जाती थी। अच्छा, अब हमने एक चीज था, मैंने कहा ना कि एक चीज का मुझे अक्सर क्रेज रहता था कि यार ना मैं अपनी कैरियर को खराब नहीं करूं। शुरू से मेरी एक आदत थी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को बनाना है, अपनी गरीबी को मिटाना है, अपने आप को मनवाना है। ये चंद सवाल ऐसे थे ना जो कि मेरे दिमाग में बार बार सर्कुलेट करते थे, बार बार सर्कुलेट करते। ये मुझे ना मेरे अंदर से ना मुझे आवाज आती थी कि नहीं, बिगड़ना नहीं है, खराब नहीं होना। हालांकि जिन बच्चों के साथ मैं था वो गुटखा खाते थे, वो कहते हैं बीज खाते थे, वो समोसे खाते थे, मतलब हर तरह की चीजें थी उनमें, और वहां के टीचर्स का रवैया भी उसका था। लेकिन मैं अपने आप को ना सिक्योर रखता था। खैर, कर करा के एक हमारे कजन है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जो है ना उनको बहुत कामयाबियों से नवाजे, मुनीर आसकानी के, उन्होंने हमारा जो है ना हाथ पकड़ा और हमें जो है ना प्राइवेट कोचिंग दिलाई, खुद पढ़ाया उन्होंने। तो हमने वहां उनके पास कोचिंग हासिल की। फिर हम गए एक ख्वाब लेकर, एक टारगेट लेकर, BAF पब्लिक स्कूल भवानी, बसें चलती थी, बसें चलती थी। वहां जब हम गए तो वहां पर हमसे कहा गया कि भाई आप जो है ना, प्रिंसिपल साहब बड़े अच्छे थे माशाल्लाह, नाइस पर्सनालिटी, कर्नल अबुल हसन, रिटायर कर्नल अबुल हसन नाम था उनका। उन्होंने कहा कि भाई हम जो है ना अगर ये बच्चा पढ़ने वाला है तो हम इसका ना एक असेसमेंट टेस्ट लेंगे। 70% मार्क्स अगर ये ले लिया इन्होंने तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी फीस हाफ कर देंगे। उस जमाने में फीस आप अंदाजा लगाएं 2000, ये 2 या 1 2 3 की बात है। उस वक्त मैं 8th क्लास में एडमिशन ले जाकर 6 और 7 मैंने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में, हाई स्कूल में यहाँ पढ़ लिया था। अब 8th क्लास के वहां गए टेस्ट देने के लिए।
हमारे कजन ने प्रिपरेशन कराई, उसके बाद हम चले गए ओमान। इत्तेफाक से टेस्ट में मेरे 78% मार्क्स आ गए। तो सर ने कहा भाई ठीक है, अब जो है ये हम इसको जो ना 50% फीस पे, अब 50% फीस लाए कहां से? 250 रुपया, अच्छा। 250 रुपये, 500 रुपये फीस थी, 250 रुपये थी। बड़ी बात। उस वक्त बड़ी बात थी, बहुत ज्यादा था उस वक्त सोर्स ऑफ इनकम। हमारे एक बड़े भाई थे, वो बेचारे पावर स्टेशन में 2260 रुपये में अप्रेंटिसशिप करते थे। उन्होंने बेचारे ने सारी कमाई दी थी, और घर का सारा सिस्टम, 8 बहन भाई, ये सारा चलाना बहुत मुश्किल था। हमें शौक था पढ़ने का। खैर हमें किसी भी तरह वहां एडमिशन मिल गया। तो फिर आखिर हमने कर्नल साहब को इस बात पे एग्री कर दिया कि सर 5 से 6 महीने गुजर चुके हैं एजुकेशन 8th क्लास को। सर ने कहा देखो आप जो ना टेक ओवर नहीं कर सकते, कोर्सेस सारे इंग्लिश में हैं, तमाम लेक्चर्स इंग्लिश में, टीचर सारे वेल क्वालिफाइड हैं। और 6 महीने गुजर भी 6 महीने गुजर चुके हैं एग्जाम। अब मेरे लिए ऐसा टारगेट था ये समझने कि किसी का फर्स्ट ख्वाब होता है ना कि कोई पहली सीढ़ी अचीव करना, एक बड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ एक मतलब कोशिश करना कि यार अगर ये फेज मैंने पास कर लिया देन मेरी लाइफ बिल्कुल यू टर्न ले लेगी। उसके बाद ये हुआ कि हमने जो ना बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत किया। मुझे याद है, मैं अपना वाक्य बताता हूँ। 8th क्लास में मेरे पास ऐसे कॉपी और पेन था। पेन से लिखने की आदत नहीं थी, पेंसिल से लिखते थे। वहां चूंकि स्टार्ट हो गया था पेन, इंक पेन से लिखना, तो वो हमने लिया। और टीचर हमारी बायोलॉजी में एक ही मर्तबा में बताती थी बस बोर्ड पे, राइट डाउन डिक्टेशन ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग हैव 5 हार्ट्स, और पता नहीं चैम्बर्स, और पता नहीं क्या क्या चीजें। ये सारी चीजें ऐसी चल रही थी जैसे कि तारे जमीन पे वो जो बच्चा होता है ना, जिसके सारे जो ना कार्टून की तरह सारी चीजें चल रही, समझ से बिल्कुल बाहर। हम क्या करते थे, मेरी एक वो थी, मैं चीजें कोशिश करता था, शुरू से आदत थी कि मैं ना चीजों को सिंपल वे में और इजीएस्ट वे में लेके चलूं। मैं क्या करता था, डिक्टेशन में पहला वर्ड आखिरी वर्ड, पहला वर्ड पहला लफ्ज आखिरी लफ्ज, वो मैं नोट करता था। कर करके डिक्टेशन तो हम कर लेते थे, सर मैडम हमें लिखा देती थी ये चीजें। इसी तरह केमिस्ट्री की लेक्चरर आई, टीचर आई, उन्होंने हमें ब्रीफ किया, लिखाना शुरू किया। इस तरह कर करके 2 महीने हमें ऐसे गुजरे हमारे पास। अब हमारे पास रह गया डेडलाइन 4 मंथ का। अब हम परेशान हो गए कि यार जो लिखा है अपना अपना लिखा समझ में नहीं आ रहा, लिखा क्या है। तो हम परेशान हो गए यार, इसको कैसे दो। हमारे कजन थे, उनकी राइटिंग अच्छी, तो शुरू से इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते थे और अच्छी होती, उनके पास कॉपी भी लेके हमने कंप्लीट किया। मुझे आज भी वो दिन याद है अच्छी तरीके से। कहते हैं ना कि हमेशा किसी को ना इंडिपेंडेंट छोड़ो लेकिन अपनी सुपरविजन में छोड़ो। ये सबसे अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूँ। मेरे बड़े भाई माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको तरक्की दे बहुत ज्यादा, उनकी डायग्राम बनाने की क्वालिटी बहुत आउटस्टैंडिंग थी। बायोलॉजी में हर एक स्केच वो हूबहू बना देते जैसे आपको बुक में। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मैं अम्मा के पास एक दिन बैठा और मैंने कहा कि अम्मा जी, बड़े भाई से कहे मेरी ना ये डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग की ना ड्राइंग बनानी है। तो हमारे बड़े भाई ने कहा नहीं, आपने खुद करना। अम्मा ने मिन्नतें की और कर करके सुबह से लेकर मैं शाम तक बैठा रहा, लेकिन भाई ने वो ड्राइंग नहीं बनाई। भाई के कहने का एक ही मकसद था, आज मैं बनाऊंगा कल कौन बनाएगा, आज मैं मदद करूंगा तुम्हारी कल कौन करेगा। दुनिया में जिंदगी में तुमने खुद सफर करना है, तुमने इन मुश्किलात का सामना करना है, तुमने खुद जाना है आगे। आज अगर मैं कर देता हूं तो फिर कल तुम्हारे लिए कौन। और मैं मुस्कुरा के कहता था भाई आज कर दो, कल का मैं देख लूंगा। लेकिन भाई की वो बात उस वक्त हमें बहुत नागवार गुजरी, बहुत नागवार गुजरी। ऐसी गुजरी समझने के मुझे जो ना दिल पे चोट लगी कि यार भाई ने मुझे ये क्यों कहा। आज मुझे समझ में आता है कि जिस भाई ने वो बात कही थी, उस बात को लेकर मैंने क्या कहा था। स्टार्ट में आपसे मैंने कहा था कि मेरी एक आदत थी शुरू से दिमाग में, कोई चीज दुनिया में अपनी कमजोरी नहीं छोड़नी, हर चीज में एक्सपर्ट होना। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा आज के बाद मैं सबसे बेहतरीन स्केच बनाने वाला बन जाऊंगा। फिर मैंने बायो की किताब ली और मैंने स्केच बनाना शुरू किया। बनाते 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 मुझे 10 से 15 दिन लगे, कंटिन्यूस में 1.5 घंटे रोजाना देता रहा, सिर्फ इस जिद पे कि मैंने खुद बना लिया। एक टाइम ऐसा आया, मैं इतनी बेहतरीन स्केचिंग करने लग गया, मुझे खुशी भी हुई, मुझे मजा भी आया। और मैंने ये ठान लिया, मैंने कहा यार देखें कि मैंने खुद से कोशिश की और मैं सीख गया। इसका मतलब है दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको अगर आप अपने मन से चाहो
और आप अपनी 100% की एफर्ट्स दे दो तो फिर आप उसमें कामयाब हो जाओ। कामयाब हो जाए। खैर ये सफ़र हमारे स्कूल का रहा। स्कूल में जब फर्स्ट टाइम मुझे याद है 9th क्लास में हमारे सीनियर थे, उन्होंने टॉप किया, डिस्ट्रिक्ट में उनका नाम आया, स्कूल का बड़ा नाम आया कि भाई इन्होंने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया, इस स्कूल ने टॉप किया। अच्छा जब हमारी बारी आई, वो 10th में चले गए, हम जब आए तो फिर हमने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया, उनसे ज़्यादा मार्क्स लिए, ओ क्योंकि एक रिदम बन चुका था, टारगेट बन चुका था, प्लेटफॉर्म मिल चुका था, अब अपने करना है। एक वक्त ऐसा आया कि कर्नल साहब ने हमारी मैट्रिक की वो फीस भी माफ़ कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मॉनिटर बने, प्रीफेक्ट बने, चीफ प्रीफेक्ट बने और टीचर्स की मीटिंग तक में मैं शामिल रहा। वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट रहा मैं अपने स्कूल लाइफ में। वो कैरियर तो चलता रहा। उसके बाद फिर कॉलेज लाइफ चली। कॉलेज लाइफ में ये हुआ कि क्योंकि यहाँ से ट्रैवल करना, 3 गाड़ियाँ आप ट्रैवल करके जाते हैं, जामा मिलिया कॉलेज, शाह फैसल कॉलोनी, वहाँ मेरा जो ना कॉलेज था, किराए का मसला, फीस का मसला, दूसरी चीज़ें थी। देन फिर अल्लाह जो ना आपके बड़े भाई को जज़ाए खैर दे, रहीम आसकानी के, उन्होंने चुपके से मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है ना हम पावर स्टेशन के लिए जमा किए और हमने वहाँ पर सबमिट किए। उसके बाद फिर टेस्ट का स्क्रीनिंग का प्रोसेस चला, फिर टेस्ट हुआ। टेस्ट देने के बाद मैंने कहा भाई मैं टेस्ट में पास हो गया, अब क्या करना है? तो आपके भाई ने कहा था अभी मत बताओ, अभी मत बताओ, इंटरव्यू दे दो। जब इंटरव्यू दिया तो उसमें सिलेक्शन हो गई, तो फिर उन्होंने कहा अब इंटरव्यू हो गया, बोला नहीं मेडिकल दे दो। जब मेडिकल दिया, फाइनल सिलेक्शन होगी, जब लेटर आ गया, देन फिर आपके बड़े भाई ने, रहीम ने जाके जो है ना ज़िया आसकानी से कहा भाई आपका भाई जो है ना अप्रेंटिसशिप के लिए सिलेक्ट हो गया। तो भाई बहुत गुस्सा हुए, मैं इस बेवकूफ़ को इंजीनियरिंग कराना चाह रहा हूँ और ये बंदा आके टेक्निकल साइड में घुस रहा है। तो फिर आपके भाई ने उनको समझाया कि भाई देखो, अगर आज तुम कमा रहे हो एक जगह पर, ये भी टेक्निकली साउंड होगा कल को कि तुम्हारा कंधा बनेगा, घर को चलाएगा, घर को सपोर्ट करेगा। देन हम आए यहाँ पर, हमें अभी भी गोल हमारे सेट नहीं थे। तो बी वेरी नो से बताऊं कि हमें गोल सेट नहीं था कि क्या करना है। हमने ये सोचा बस हम पावर स्टेशन में नौकरी करनी है, Y2D कोरोला आएगी घर पे लेने के लिए, 4 दिन ड्यूटी होगी और 4 दिन छुट्टी होगी, मजे होंगे। वो मजे सारे तेल हो गए, कोई मजा नहीं आया। ठीक है, आज हम सोचते हैं कि काश हम बच्चे ही रहते तो अच्छा था, बड़े हो गए तो बहुत सारी परेशानी। खैर कैरियर का स्टार्ट रहा पावर स्टेशन में और वहां पर हमने खूब जम के काम किया। नो डाउट पावर स्टेशन ने बड़े लेजेंड क्रिएट किए, बड़े 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 लोग क्रिएट किए, बड़े टेक्निकल लोग। आज अगर आप दीवा जाएं, कनाडा तक लोग हैं आपके। इवन आपके पास सैकड़ों ऐसे अप्रेंटिसशिप किए हुए लोग हैं जो कि आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। बड़े साउंड ऑयल एंड गैस में आप ले लें, आप फर्टिलाइजर में ले लें, मिडिल ईस्ट के किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, यूरोप के किसी भी एरिया में आप चले जाएं, आपको हर जगह पर हब पावर स्टेशन का एक तैयार टेक्निकल साउंड वेल एजुकेटेड वेल कॉम्पिटेंट बंदा मिले। अब एडनॉक कितनी बड़ी कंपनी है, एडनॉक में भी तकरीबन 6-8 लोग 6-8 लोग हमारे इस वक्त मौजूद है और उन्होंने बाकायदा अपने आप को मनवाया है। तो खैर ये सफ़र हमारा चलता रहा। हम आए वहाँ पर और हमने बड़ी मेहनत की, जॉब हासिल करनी थी। वहाँ से हमने अप्रेंटिसशिप के बाद फिर हमारी सिलेक्शन हुई एज असिस्टेंट, हम लगे ट्रेनी ऑपरेटर लगे, ऑपरेशन फील्ड में रहे, डे नाइट ड्यूटियाँ करते रहे। कर करके हमने जो है ना फिर वहाँ पर हमने जो है ना कुछ सर्टिफिकेशंस, ऑथराइजेशन, ये सारी चीज़ें ली। हमने उस लेवल पे अपने आप को ला के खड़ा कर दिया कि नाउ वी आर स्टेबल। अब हम स्टेबल हैं कि अब हम क्या करें, अब हमारे पास एक सोर्स ऑफ इनकम आ गया। कम से कम जेब की टेंशन। यस, जेब की टेंशन नहीं, किचन की टेंशन है। अब हम कैरियर का स्टार्ट कर सकते हैं। देन हमने एक सफ़र दोबारा शुरू किया कि भाई हम दोबारा से अब पढ़ेंगे। फिर हमने क्या किया कि उसके बाद फिर हमने जो ना इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, BS मैकेनिकल में, और मैकेनिकल में हमने 4 साल लगातार लगाए। आप अंदाज़ा लगाएं कि 4 साल की जो हिस्ट्री रही और ये 2 साल अभी मास्टर्स की हिस्ट्री रही, इन 6 सालों में मैं पूरे 7 डेज इन अ वीक फुल टाइम पैक रहा हूँ। मुझे याद पड़ता है, मुझे याद रहा हूँ बिल्कुल, कुछ भी टाइम नहीं मिला। कुछ ट्रेनिंग हमने आपके साथ किए हैं, टाइम लेंडर्स में हमने ट्रेनिंग की है, टाइम मैनेजमेंट की है, स्ट्रेटजिक विजन की है, पर्सनल डेवलपमेंट, फिर अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट, फिर सेफ्टी के वो करना, ट्रेनिंग्स करना, फिर कोचिंग के लिए करना, फिर बुक्स पढ़ना, प्लस अपनी जो फॉर्मल एजुकेशन है, डिग्री, वो सारी जलाना। क्योंकि एक चीज हमने नोट कर लिया था, क्योंकि एक बड़ा गैप आ गया था स्टडी में।
उस स्टडी के गैप को पूरा करने के जब हमने देखा दुनिया किस तेजी से आगे मूव कर रही है, अभी भी वक्त है हमारे पास। ये सबसे अच्छी बात है। कहते हैं कि ना, अल्लाह पाक उस बंदे का हाथ कभी नहीं छोड़ता, वो किसी भी लम्हे आ जाए और अपने ट्रैक को पकड़ ले। उस ट्रैक को पकड़ा। बहुत सारे उस्ताद इस पूरे सफर में गुजरे हैं। आप यूं समझ लें कि बुक की हैबिट जो थी वो मैंने आपसे सीखी, आपने बुक की हैबिट डाली मुझ में, और मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और जो ना मोटिवेशनल बुक्स पढ़ी, और मैंने जो ना उससे जो ना टाइम मैनेजमेंट की पढ़ी है, कैरियर को कैसे बनाएंगे, गोल सेटिंग की, फिर कुछ ट्रेनिंग्स की, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग की, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग की, प्रॉब्लम रिजॉल्विंग की ट्रेनिंग की। इस तरह करके बहुत सारी ट्रेनिंग करने के बाद हमने अपने आप को इस ट्रैक पे पहुंचा दिया कि नहीं यार, अब जो है ना नफ्स खुशी हो गई। यानी लेट सपोज एक टारगेट अब ले लिया, अब उस टारगेट को पूरा करना है। मेरे साथ के कोलीग हैं, मेरे साथ जॉब करते हैं। जब मैं 2016 में ट्रांसफर हो गया HSC में, तो वो मास्टर्स क्वालिफाइड थे, इन्वायरमेंटल साइंस में मास्टर्स क्वालिफाइड थे। जब मैं आया फर्स्ट टाइम तो मेरे BS स्टार्ट था। 2016 से मैंने गोल सेटिंग बनाई और मैंने अपने 20 साल का पूरा प्लान बना लिया कि मैंने मुख्तलिफ ड्यूरेशन में, मुख्तलिफ ईयर्स में क्या करना है, किस किस सन में मैंने क्या करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 2016 से लेकर 2023 ऑनगोइंग है। मैं स्टिल अपने उन्हीं टारगेट्स में हूँ, और जो जो अचीवमेंट हो रही है वो अपनी फाइनल लिस्ट में मैं ऐड कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि भाई हमने कहा कि नफ्स खुशी हो गई, अब अपनी मन की वो माननी है जो कि सिर्फ आपको सही डायरेक्शन, अब तो सिर्फ अचीवमेंट करनी। देन फिर एक वक्त आएगा, हमें ये पता था, बहुत सी किताबों में लिखा है ना कि हो सकता है आपके इस स्ट्रगल को किसी के सामने कोई वैल्यू ना हो, कोई आपको बुलिंग करे, कोई आपको टॉन्ट करे, कोई आपको लेग पुलिंग करे, कोई आपकी बैक बाइटिंग करे, लेकिन मैंने एक चीज देखी है, आपके अंदर कॉम्पिटेंसी आ गई, आपने अपने आप को वेल ट्रेन कर लिया, आपने अपने आप को वेल एजुकेटेड कर लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। कलम की ताकत ऐसी है कि इस ताकत के आगे कुछ नहीं टिकता। एक जमाना था ना, जिनके पास ज्यादा बैल गायें बकरियां होती थी वो ताकतवर होते थे। फिर एक जमाना आया जिनके पास लोग ज्यादा होते थे, उनकी ताकत होती। अब वो जमाना जिसके पास इंटेलिजेंस है, यस, उसकी ताकत है, यस, लोगों को भी वो अपने पीछे ला सकता है। यस, इल्म अगर है तो वो हर चीज को पावर को, अब इंटेलिजेंस जिसकी ज्यादा है बिल्कुल, उसकी पावर। बिल्कुल। अब इटसेल्फ मैं आपको बताऊं, हमने अपनी मास्टर्स की स्टडी में, अगर आपको बताऊं, हमदर्द यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मैंने मास्टर्स किया, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। आप अंदाजा लगाएं कि जिस वक्त हम मास्टर्स के स्टूडेंट थे, हमने जब स्टार्ट लिया था, हमें ऐसा लगा कि पिछला हमने जो कुछ पढ़ा वो कुछ भी नहीं। इतनी नॉलेज और इतने बेहतरीन हमारे असातिज़ा मिले, हमें लेक्चरर मिले। आप समझ लें कि अगर एक शख्स किसी भी एक पर्टिकुलर डोमेन में जाता है, हम कहते हैं ना कि इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा इशू चल रहा है, अर्थ का टेम्परेचर रेज हो रहा है और गर्मियां बढ़ रही हैं, और हमारे पास पावर की शॉर्टेज है, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है, महंगाई आसमान पे जा रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं किसको? हमें, ह्यूमन को, और हमारे एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट कर रही है। मास्टर्स एजुकेशन में हमने वो पढ़ा है जिसमें आपके पास जितना इन्वायरमेंट है इसको कैसे आप टैकल करोगे, कैसे आप सिक्योर करोगे, कैसे इसको सेव करेंगे, कैसे इसकी हिफाजत कर सकते हैं आप। यहां तक कि ये है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सिंगल एरिया में अगर आप रिसर्च स्टडी आप किया है और आपने रिसर्च की, मास्टर्स में आपने रिसर्च की, थीसिस आपने बनाया, उस पर काम किया, आप यकीन करें वो रिसर्च आपको कहीं ना कहीं आप इन्वायरमेंट में आपकी इनपुट है, आपने दी। आप देखें रिसेंटली, आप देखें दो चीजों को बड़ा जो है कंसिडर किया जा रहा है पूरी दुनिया में। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, सस्टेनेबल जो है ना टेक्नोलॉजी को, और एक AI की टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्टेनेबल जो है ना डिजाइन। आप समझ लें कि ये आपकी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी और AI और आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तीन चीजें ऐसी मर्ज होने वाली हैं जो दुनिया का नक्शा बदल देंगी। ऐसा रेवोल्यूशन आने वाला है कि जो काम आप महीनों सालों में करते थे, आप वो काम अब जो है ना सेकंडों में, मिनटों में करेंगे। टाइम को आपके सेव किया जा रहा है। यहां तक के तो लोगों को आप देखें, एलोन मस्क को देखें आप, जो है ना वो स्पेस पे अपनी शिप भेज रहा है। ठीक है, दुनिया में सोशल मीडिया में लोगों ने अपने आप को कहां से कहां तक पहुंचा है, बिजनेसमैन कहां से कहां तक जा रहे हैं। अब
हम जिस चीज पर पहुंचे हैं, हम कहते हैं कि नहीं, अब हम ऐसी जगह पर पहुंचे, हम कहते हैं जो चीज हम यूटिलाइज कर रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में हमें उसका हैबिटेट बनाया है, हम उसमें अपने आप को यूटिलाइज कर रहे हैं, हम उस हैबिटेट में ऐसा एक माहौल क्रिएट करें, उसी में हम रिसाइकलिंग का प्रोसेस करें। जो पोल्यूशन हमारी वजह से फैल रहा है, हमारी जो है ना ये टेक्नोलॉजी की एनहेंसमेंट की वजह से फैल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से फैल रहा है, उसी टेक्नोलॉजी से हम इसको दोबारा रिसाइकल करके दोबारा रिन्यू कर रहे हैं। उस टेक्नोलॉजी पे काम, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। सिकंदर भाई, क्लाइमेट चेंज को कैसे डिफाइन करेंगे, है क्या? बहुत सुनते हैं क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनली इस पर तो बड़ा काम हो रहा है, लेकिन एक आम बंदे को अगर आप समझाना चाहें क्लाइमेट चेंज है क्या, तो आप कैसे समझाएंगे? देखिए, सिंपल सी बात है, अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे तो समझने कि क्लाइमेट चेंज में हम यूं कहें कि ग्लोबल वार्मिंग, जिस जिस तरीके से हम कहें कि ना कि ओजोन लेयर हमारे पास जो है ना डैमेज हो रही है, अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे पास जो है ना सूरज की रोशनी, अल्ट्रा वायलेट रेज वो डायरेक्ट पास हो रहे हैं, और वो रोशनी उसकी टेम्परेचर बढ़ रही है, जिससे जिस अर्थ में, जिस यूनिवर्स में हम लाई करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सेम इसके साथ अगर हम देखें क्लाइमेट में इतना बड़ा डिसास्टर क्यों आ रहा है, एक तो टेम्परेचर का इफेक्ट है हमारे पास, टेम्परेचर का बढ़ना, और वो जो हमारी बॉडी उस टेम्परेचर को सस्टेन नहीं कर पा रही। अच्छा, आपकी हमें बात प्रॉब्लम काट रहा हूँ, ये ओजोन लेयर है, ये क्यों डैमेज हो रहा है? ऊपर की गर्मी की वजह से या नीचे के माहौल की वजह दोनों दोनों वाइस वर्सा है बेसिकली। जितनी आप अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतनी आप डेवलपमेंट करेंगे, आपकी इंडस्ट्रीज जितनी आप इंस्टॉल कर रहे हैं, उसका पोल्यूशन जाके ओवरऑल यहां से ट्रेवल करता है और आपके ओजोन को डैमेज कर रहा है, आपकी एयर को पोल्यूट कर रहा है, आपकी एयर को डैमेज कर रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रीज का जितना पोल्यूशन है वो जाके वहां पर इंपैक्ट करता है और वो नुकसान दे रहा है। तो एक उसमें है इस जो फ्लू गैसेस निकलते हैं, इसमें क्या होता है जो कि वो उस पर देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नॉक्स है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड का बनना, क्योंकि नमी है, ह्यूमिडिटी है, जो ऑक्सीजन उसके साथ मिल जाती है वो सल्फ्यूरिक एसिड का सबब बनेगा। वो सल्फ्यूरिक एसिड बाद वक्त आपने देखा होगा कि आपको जमीन बिल्कुल पीली पीली येलोविश नजर आ रही। इट मीन्स कि किसी इंडस्ट्री में कहीं पर कोई ऐसी जो है ना ये सल्फर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुआ है, देन वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर उससे सल्फ्यूरिक एसिड बना और सल्फ्यूरिक एसिड की रेनिंग हुई। इसे कहते हैं एसिड रेनिंग, जो कि हमारी लैंड को कंटेमिनेट कर रहा है। आपको पता है कि बलूचिस्तान एक बड़ा एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा जोन है, लेकिन अगर इस इंडस्ट्रियल की जो है ना यू के कैलकुलेशन जो है ना मिसफिट रही और उससे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया, देन इट से कंटेमिनेट करेगा हमारे लैंड को। तो ये सेम एक्सट्रीम क्या है? सपोज ओजोन लेयर पूरी तरह डैमेज हो गया तो क्या बर्फ पिघल जाएंगे सारे? जी, दो चीजें, एक तो अल्ट्रा वायलेट रेज ऐसी खतरनाक रेज है जिससे यूं समझे कि रेडिएशन की तरह वो इफेक्ट करेंगे आपकी बॉडी पे और आपको वो कैंसर का सबब बनाएंगे। वो बहुत खतरनाक होती हैं, जैसे अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, आपने सुना होगा। एक्सरे में हम जाके एक्सरे कराते हैं, क्यों कहा जाता है कि दूसरे किसी बंदे को नहीं, मरीज के अलावा किसी को अलाउ नहीं है, वो एक्सरे से फिल्म बनाते हैं। यहाँ तक कि आपकी इंडस्ट्रीज में जितने भी आपके पास जो है ना ये बॉयलर की ट्यूब्स वगैरह का जो एक्सरा रेडिएशन होता है, रेडिएशन से पास करते हैं, उसमें देखते हैं कि कितनी जो है ना रेडियोएक्टिव रेस पास हुई है और कितना उसमें क्लियरेंस है, क्या जॉइंट्स और वेल्डिंग, इन चीजों के लिए देखा जाता है। तो सोचिए ये रेज अगर सूरज की तरफ से डायरेक्ट आपके ऊपर इफेक्ट हो, कितना खतरनाक हो सकती है। एक इसी वजह से मैं देख रहा हूँ जिल्द की बीमारियां, आंखों की बीमारियां बढ़ रही हैं। यस, बिल्कुल, ये डिजीजेस आपके पास बढ़ रहे हैं, ये आपके पास स्किन के जो ना प्रॉब्लम्स हो रही हैं बहुत सारे लोगों को। और आपने देखा होगा हर एक इंसान की जो टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का वो डिफरेंट है। ठीक है, अगर आप कहीं कोयटा ट्रैवल करें तो वहां पर सर्द इलाका है बहुत ज्यादा, वहां लोगों को बहुत ज्यादा सर्दी में भी सर्दी फील नहीं होता। अब हमारे जैसा बंदा अगर जाएगा सिंगल पसली तो वो तो सारा दिन जो है ना कंबल में ही ओढ़ के छुपा रहेगा, तो लोग वहां के लोग हंसेंगे हम पे। इसी तरह आप देखें अंटार्कटिका में है, 6 महीने दिन है, 6 महीने रात है और बर्फबारी है, उस कंडीशन में भी लोग सर्वाइव कर। कनाडा में -40 डिग्री है। कैसी ऐसे कई कंट्रीज हैं जहां पर लोग, इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा बनाया है कि वो हर जगह पर मोल्ड हो जाता है, वो अपने आप को उसका हैबिटेट बना लेता है, उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेता है। यहां इवन आपके पास 50 डिग्री टेम्परेचर आपके सऊदी अरब में है, आप जाते हैं हज उमरा के लिए, आप जाते हैं,
आपको कितनी गर्मी फील होती है, लेकिन एक टाइम आता है अगर 40 डेज के लिए बंदा हज के लिए जाता है तो वो हैबिटेट हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी उस टेम्परेचर को सस्टेन कर लेती है और वो बियरेबल होता है उसके लिए। सेम अब ये टेम्परेचर हमारे पास आजकल चल रहा है, इस टेम्परेचर में हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सेम जो ग्लेशियर्स का मसला है, पहाड़ों पे जिन जिन इलाकों में, जिन जिन कंट्रीज में बर्फ है, वो बर्फ पिघल कर सैलाबी रेले डिसास्टर की सूरत में जो है ना बहुत सारे देहातों, बस्तियों, घरों को उजाड़ के लेके जा रही है। वो पानी का लेवल जो है ना बहुत ज्यादा राइज हो रहा है, वो बड़ा खतरनाक है, खतरे का बायस है। सैलाब हर मुल्क में जी, पिछले साल आप यहाँ आया था, रिसेंट देखें कितनी तबाही मची, बेला में, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, सिंध में कितनी तबाही मची है। ये क्या है? ये बेसिकली हम क्लाइमेट को तबाह करने में हमारा जो ना इनपुट है, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन देखें, मैं इसके पीछे अगर आप देखें ना कि आम लोगों का तो इतना कोई कसूर नहीं है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, फायदा चंद लोगों को हो रहा है, यस लेकिन नुकसान नस्लों को हो रहा है। यस। एक जगह पर मैं पढ़ रहा था कि एक शख्स ने बड़े अच्छी बात कही, कहा कि ऐसा कोई काम ना करो, ऐसा कोई काम ना करो जिससे तुम्हें वक्ती फायदा हो और तुम्हारे पीछे की पूरी नस्ल तबाह हो जाए। लेट सपोज अगर मैं किसी एरिया में, किसी सी साइड में रिहाइश कर रहा हूं और उसके कंटामिनेशन के लिए किसी भी तरह का केमिकल कोई आके डंप करने जा रहा है और मुझे कहे कि यार ये एरिया चूंकि आपका है, इस एरिया में मैं इस समंदर में ये केमिकल डंप करूंगा, मैं आपको मंथली के 2 लाख रुपए दूंगा। भाई, जिस सराउंडिंग में, जिस सी साइड में मैं रह रहा हूं, मेरी नस्लें रह रही है, मेरे बच्चे रह रहे हैं, तो तुम मुझे ये वक्ती तौर पे ये पैसे दे रहे हो, तो मैं तो पूरी नस्ल को तबाह कर रहा हूं। वो जो सी साइड में जितने लोग रिहाइश कर रहे हैं, वो जो इफेक्टिव होंगे उस केमिकल से, उस एसिड से, उस खतरनाक केमिकल से, वो जो ना उनकी उनकी लाइफ सेव नहीं होगी, वो सब डैमेज हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सोचे वो सौदा मैं बेवकूफ हूं वो सौदा करूं, ऐसा सौदा नहीं करना चाहिए। बाजार तो 2 लाख रुपए नजर आ रहे हैं, लेकिन Yes. पीछे मेरी अपनी नस्ल को। इसी तरह जो लोग इंडस्ट्रियां लगाते हैं और रूल्स जो गाइडलाइन दिए हुए हैं गवर्नमेंट के उनको फॉलो नहीं करते, वैसे ही धुआं छोड़ रहे हैं या फ्लू गैसेस छोड़ रहे हैं और इफ्लुएंट्स छोड़ते हैं। यस तो बाजार उनको तो वो लग रहा है कि हम रूल तोड़ रहे हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन एट द एंड इसी इन्वायरमेंट में उनके पोते पड़ पोते पैदा होंगे और वो सफर करेंगे इससे। सेम है, ठीक है। अर्बनाइजेशन से मना नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से मना नहीं है, डेवलपमेंट से मना नहीं है, टेक्नोलॉजी से मना नहीं है, इनोवेशन से मना नहीं है। आप करें, तरक्की करें, दुनिया तरक्की कर रही है। न्यूक्लियर प्लांट के बारे में कहा जाता है न्यूक्लियर कितना खतरनाक है, ये तो इतना खतरनाक है। आपने चेरनोबिल का वाकया सुना होगा, नेटफ्लिक्स में उसकी पूरी सीरीज में मौजूद है। चेरनोबिल का वाकया आप देखें, उसमें कितना बड़ा डिसास्टर हुआ, न्यूक्लियर का ब्लास्ट हुआ, उसमें एयर के साथ वो चीज कितनी कंट्रीज में ट्रेवल हुई, कितने लोग उससे इफेक्ट हुए, कितने लोग उससे मरे। एक, लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते हैं तो फिर उसकी लिमिट को भी सेट करें, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को अबाइड करें, उसकी जो भी लिमिट्स हैं उनको आपने फॉलो करना है, ताकि एन्यूकेस का स्टैंडर्ड आपकी वाटर ट्रीटमेंट पे इंप्लीमेंट होता है, वेस्ट वाटर जितना आप डिस्चार्ज करेंगे आप उसको फॉलो करें। आपका वर्ल्ड बैंक की गाइडलाइन है, आपकी इटसेल्फ कहते हैं कि पीपा, हमारे पास पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, नेशनल जितने भी रेगुलेशंस हैं आपके पास, बीपा पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है। ये सारे एक्ट अगर अपने अपने सूबे में, अपने अपने डोमेन में अपनी अपनी कहते हैं कि ना इन्फोर्समेंट या अथॉरिटी को उस हिसाब से एम्पावर करेंगे, देन इट मींस इंडस्ट्रियलाइजेशन में कोई मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन मसला आपका यहाँ है, हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स नहीं है। आप अब कोल फायर्ड पावर प्लांट्स लगे हैं, मैं खुद भी कोल फायर्ड पावर प्लांट में जॉब करता हूँ। अभी तक गवर्नमेंट ने उसके लिए कोई खास गाइडलाइंस नहीं भेजी कि आपने जो है ना फ्लू केस में जितने भी होते हैं सल्फर की मिकदार ये वगैरह किस हद तक आपने, क्या लिमिट है आपको, उनको अभी तक लिमिट नहीं दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो है ना ऐड करना चाहूंगा। कुछ जो नामवर कंपनियां हैं बड़ी, छोटी कंपनी की तो मैं बात नहीं कर रहा, जो छोटे मोटे बॉयलर जिनके पास इंस्टॉल हैं, जो छोटी मोटी स्टीम जनरेट कर रहे हैं, और पैकेजिंग कंपनी है, चॉकलेट कंपनी है, या वट एवर कोई ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं छोटी मोटी, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। बड़े पैमाने पर अगर मैं बात करूं, जैसे हब पावर का बहुत बड़ा नाम है आपका, सीपैक के प्रोजेक्ट में हमारे पास सीपीएचजीसी प्लांट है। कोयला की देखिए कुछ प्लांट के साथ मसला नहीं है हमें,
हमें मसला इस सेंस पे नहीं है कि हमें कहा जाता है, हमने टेक्निकली उसमें बड़ा जो ना खपाया अपने आप को। उसकी जब ईआई होती है, हम कहते हैं ना इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जब होती है, तो वो बेसिकली फिजिबिलिटी होती है, वो परमिशन होती है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पेशावर या पाकिस्तान के एवन एक्ट के तहत उनके कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि आपने हैबिटेट को नुकसान नहीं पहुंचाना है, आपने एक्लॉजी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, आपने एनवायरमेंट को सेफ रखना है, यहां तक कि आपने एनवायरमेंट में लैंड, वाटर और एयर तीनों को कंटामिनेट नहीं करना है। वो लिमिट्स और गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड की गई हैं। बरसात गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैं बीपा के पूरे लॉस पढ़ चुका हूं, बीपा के सारे लॉस पढ़ चुका हूं। बीपा ने हमें सेट करके दिया हुआ है सारी लिमिट्स। टेम्परेचर जो पानी हम जो है डिस्चार्ज कर रहे हैं बिलो 40 डिग्री होना चाहिए आपके पास, जो हम समंदर में डिस्चार्ज हो रहे हैं। हाँ, एक चीज है, सिस्टम जनरेटेड इश्यूज अगर आपके पास आते हैं, आप उनको अगर एड्रेस नहीं करेंगे, इट मीन्स उनको ओवरलुक करेंगे, उनकी टाइम पे आप जो है ना करेक्टिव एक्शंस नहीं लेंगे, उनकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे, तो इट मीन सिस्टम फॉल्टी होगा। जब सिस्टम फॉल्टी होगा तो अल्टीमेटली ह्यूमन उसका जिम्मेदार है। एक सेट पॉइंट हमने सेट किया हुआ है, टेम्परेचर बिलो 40 आपने सेट करना है। आपने जो है ना इसमें जो जितने भी एसिड्स हैं या यूं समझे जितने भी उसमें जो है ना बीओडी, सीओडी जो है ना ये सारे डिजोल्व ऑक्सीजन, इस तरह की चीजें आपने मेंटेन नहीं की हैं, तो इट मीन्स जो ट्रीटमेंट सेक्शन में आपके पास फाइनल वाटर आता है पूरी इंडस्ट्री का, केमिकली ट्रीट आप उसको करते हो, वो ट्रीटमेंट अगर आपकी बाईपास हो गई उस एक पर्टिकुलर सेंसर, डिवाइस, इक्विपमेंट की वजह से, और वो अगर बाईपास हो गया और डायरेक्ट समंदर में डिस्चार्ज हो गया, तो आपको पता है इस वक्त समंदर में सबसे खतरनाक चीज हमारे पास कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? अगर वो कैरी ओवर हो गया, वेनेडियम कंटेंट है। अगर वेनेडियम कंटेंट हमारे पास ट्रेवल कर गया सी वाटर में, हमने फाइनली डिस्चार्ज किया उसको समंदर में, आपको पता है इसके इम्पैक्ट्स कहाँ हैं? इसकी पूरी डिटेल रिसर्च मैंने पढ़ी है, उसकी पूरी हिस्ट्री मुझे पता है। वेनेडियम कंटेंट वो एलिमेंट है कि वो अगर किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज समंदरी लाइफ में मछली ने अगर खा ली, वो मछली फिशरी में आपने पकड़ के जो है ना वहां फिशरी वालों ने बेच दी, वो मछली अगर आपने खा ली, मैंने खा ली या किसी भी ह्यूमन ने उसको खा लिया बना के, जेनेटिकल इश्यू होंगे, आपको जेनेटिक्स प्रॉब्लम होगी, आपकी जीन में म्यूटेशन होगा। वो इतना खतरनाक है, हालांकि खाया तो मछली ने। तो इसके जैसे कुछ तो मैंने में हब पावर में भी काम होगा, उसमें तो बड़ी सख्ती है ना वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। हाँ, कुछ तो इस चीज को खास आपने ये बताया ना वेनेडियम, मुझे नहीं लगता किसी बहुत ज्यादा लोगों को मालूम होगा। इसकी इन्फोर्समेंट क्यों नहीं होती? मतलब गवर्नमेंट के मैं तो समझता हूँ गवर्नमेंट का कोई 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 एक इंडिविजुअल उस इंडस्ट्री में, उस फैक्ट्री में बैठा रहे और उस चीज़ों को लुक करता रहे, बल्कि इस चीज़ का जो है ना ग्राफ गवर्नमेंट में चलता रहे कि यार ये टेस्टिंग होती रहे, क्योंकि मैंने देखा है कि गवर्नमेंट इस चीज़ में थोड़ी सी इन्फोर्समेंट में थोड़ा सा देखें मसला देखें है। एक और चीज भी है ना, अगर आप नेशनल लेवल पे अगर आप बात करें ना, डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री कौन से स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर रही है। अगर मैं चाहता हूं, लेट्स सपोज मेरी ऑर्गेनाइजेशन है XYZ कोई भी, मैं चाहता हूं मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल की जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं, जो चीज मैं जनरेट कर रहा हूं, उस लेवल के जितने भी कंपिटिटिव हैं, हमारे कंपिटिटर हैं मेरे, उस लेवल पे मैं टॉप क्लास की जो है ना सेफ्टी मेंटेन करूं, टॉप क्लास की एनवायरनमेंट का स्टैंडर्ड मेंटेन करूं, तो फिर मुझे चाहिए उस लेवल को मीट करने के लिए उसकी प्री रिक्विजिट को मैंने पूरा करना है। यानी मैंने रिलायबल इक्विपमेंट्स अपनी इंस्टॉल करनी है, मैंने उसकी रिलायबिलिटी का चेक्स रखना है, उसकी मेंटेनेंस का पूरा रिजीम मैंने ये सेट तो करना है। आप कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन गवर्नमेंट इस तरफ से इन्फोर्समेंट नहीं कर रही। यस, आप ये कह सकते हैं, जहां तक हमारे पास अगर यूं कहें कि देखें सबसे बड़ी चीज कॉम्पिटेंसी का है। अगर लेक ऑफ अवेयरनेस होगी, अगर एक मैं यूं समझे कि मेरिट ऑर्डर पे अगर मैं किसी शख्स को पर्टिकुलरली सिलेक्ट करके नहीं लाऊंगा ना, उसकी वो लेवल ऑफ अप्रोच नहीं होगी। जब उसकी लेवल ऑफ अप्रोच नहीं होगी, वो लेवल ऑफ नॉलेज नहीं होगी। जब उसकी वो लेवल ऑफ नॉलेज नहीं होगी, तो उसकी उस लेवल पे उस लेवल का एक्शन नहीं ले पाएगा वो। या उसने देख भी लिया वेनेडियम की मकदार जा रही है, उसको मालूम ही नहीं है कि वेनेडियम आगे जाके मेरी नस्लों को तबाह करे, वो उस तरह से एक्शन नहीं लेगा। लेकिन अगर किसी बंदे को पता है कि यार ये वेनेडियम हो या सल्फ्यूरिक एसिड हो या कुछ भी हो, ये बाद में आके एसिड रेन बनेंगे और मेरी घर पे बरसेंगे, तो बड़ा सख्त इंजेक्शन लेगा। सर ये कहते हैं ना, एनवायरमेंट बड़ा सेंसिटिव है।
देखें इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं, इन्वायरमेंट की मिसाल मैं ऐसे दूंगा, जिस इन्वायरमेंट में आप हैं ना, आप ऐसा एक बाप का रोल अदा कर। बाप अपने बच्चे से कैसे प्यार करता है, ठीक है। अगर मेरे यहाँ ना तकलीफ होगी ना, दर्द होगा इन्वायरमेंट के लिए, एक 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 परेशानी होगी मुझे, तो कभी भी मैं उस इन्वायरमेंट के साथ गलत नहीं करूंगा, उस अपनी इन्वायरमेंट को खराब नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी नस्लें तबाह होंगी। अगर जिस दिन हमारे पास लॉ इन्फोर्समेंट में, पाकिस्तान के एक्ट्स में, मुख्तलिफ एरिया में, जब तक ये वाली सोच नहीं आएगी ना, हम बाप डेवलप वाले। नहीं होंगे। कि आप बाप समझें, आप यूं समझे कि यार मैं ऐसा, ये पेरेंट हूं, ये मेरा बच्चा है। हम कहते हैं ना जमीन माँ होती है, तो जमीन माँ होती है। जिस इलाके पे आप रहे हो वो इलाका आपका है, वहां गंदगी फैलेगी तो आपको, आपके घर में बदबू आएगी। कितने ही लोग हैं, संडे को आप जाएं, गडानी जाएं, सीधी जाएं, शॉपर फेंक रहे होते हैं और इतनी गंदगी फैला रहे होते हैं। शायद उनको इस बात का इल्म नहीं है कि इसका असर कुछ अरसे बाद के शराब सीवी में जाए, पानी काला हो चुका है, आप जा बिल्कुल नहीं सकेंगे पीने के काबिल नहीं है। पीने के काम। ये क्यों है बेसिकली? देखें, हमने ये चीज जनरेट किया, हमने क्या कॉन्सेप्ट लाया। हम जो है ना, हम क्योंकि कॉलेज में पढ़ रहे थे, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, लंच का कॉन्सेप्ट क्या रहा हमारे पास? हमने जो है ना, ये बर्गर, ये मैकडोनल्ड, इस तरह की चीजें हमने दी। वेनेवर अगर हमने इस चीजों का इस्तेमाल शुरू किया, तो आप समझे हमने एक गार्बेज का एक बहुत बड़ा जो है ना गोदाम खोल दिया। बिल्कुल। आप देखें, पार्सल लेके जाते हो, आप डिस्पोजेबल पानी पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उसके बाद आप डंप करते हो, तो सब समंदर में क्या होता है? हम कहते हैं यार चार दोस्त हुए, चलो आज एंजॉय करते हैं सी साइड पे। गए सी साइड में, बर्गर लिया, हमने कोल्ड ड्रिंक ली, शॉपर में डाले, सारा कुछ हमने खाया पिया, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर हमारा इतना भी नहीं था कि हमने इस समंदर को कंटामिनेट कर दिया। प्लास्टिक पे सर एक ऐसी रिसर्च है, प्लास्टिक के बारे में कहा जाता है इसकी लाइफ 25 ईयर्स तक होती है, ये डिग्रेड नहीं होता इतनी जल्दी, ये इतना खतरनाक है। और कई आबी जानवर उसमें फंस जाते हैं, लिपट यस, जाते हैं। यस। कई मैंने ऐसे तस्वीरें देखी हैं, चप्पलों के अंदर मछलियां फंस गई हैं, केकड़े फंस गए हैं या कछुए फंस सर गए हैं। आपके हैबिटेट जितना, स्पीशीज जितनी आपके पास ये मेरीन लाइफ है, ये मेरीन लाइफ की जितनी भी नस्लें, ये सारी खत्म हो गई हैं। अब आप देखें, एक जमाना था, आपने गौर किया होगा कभी, उस जमाने में गांव देहात की अगर हम बात करें, नीम के दरख्त के नीचे, इमली के दरख्त के नीचे सुबह सवेरे फजर के वक्त चहचहाने की आवाजें आती हैं, चिड़ियां चहचहा रही है, मुख्तलिफ किस्म के परिंदे आ रहे हैं। आज आपने कभी देखा है किसी शहर में, कहीं पर भी दरख्त, किसी बाग में आपने देखा इस तरह के परिंदे? नहीं। क्यों? सिवाय कौओं के। सिवाय कौओं के। ठीक, और क्यों? इतने खूबसूरत तो परिंदे आते थे, क्यों? रंग बिरंगे। उसकी वजह सर यही है कि हमने उस एनवायरनमेंट को उनके लिए फेवरेबल नहीं बनाया, हमने उनको तबाह कर दिया। और पैसों के नाम पे इतनी प्लाटिंगें शुरू हो गई हैं, इतनी हाँ। प्लाटिंगें शुरू हुई हैं, कहीं कौन से प्लाट बना रहे हैं, सारे दरख्त काट रहे। अभी ज़मीनों पे मैं जाता हूँ, पहले रास्ते में सिर्फ मुझे बाग नज़र आते थे, अब जाता हूँ मेरी ज़मीन से पहले पहले जो है ना, इतनी प्लाटिंगें शुरू हुई हैं। सारे खजूर के दरख्त होते थे, अल्लाह भला करे, चीकू के बाग होते थे, आम के बाग होते थे, और उसमें परिंदे कितने होते होंगे, बहुत। कितने और जानवर कितनी होते ठंडी होंगे। हवा। ठंडी और हवा। आपको पता है ये जो ना फ्लू गैस, ये समझ कि ये जो जितनी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो हाँ। रिलीज होती है, वो ये दरख्त उसको एब्जॉर्ब करके, एब्जॉर्ब करते अपनी कुर्बानी देकर, CO2 एब्जॉर्ब करके आपको फ्रेश ऑक्सीजन दे रहा है। आपने इन्हीं को ही काट दिया। चंद आपने पैसों के लिए। आपने डिफॉरेस्टेशन शुरू कर दी। आपने लकड़ियां बेचने के चक्कर में दरख्तों को काट के लकड़ियां बेचना शुरू किया। लकड़ी के बाद आपने उनको कोयला बना के स्टोर किया, कोयला बेचना शुरू कर दिया आपने। आपने क्या किया? हमने तो जिंदगी सारी खत्म कर दी ना, एनवायरमेंट के एनवायरमेंट खिलाफ। खत्म। इसीलिए आप देखते हैं आजकल सबसे खतरनाक रिसर्च चल रही है, आपको पता है इस वक्त छोटे बच्चों में कैंसर आ रहा है, कैंसर हो रहा है। आपने ये गौर किया है? हाँ, हेल्थ छोटे इश्यूज हो रहे बच्चों में हैं, शुगर, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल। शुगर हो रहा है लोगों को, स्टमक का प्रॉब्लम हो रहा है। ये तो आम हो गया, ये ये तो तो आम है, ये तो आम हो गया। क्या पहले जमाने के लोगों में ये ऐसी चीज, कोई बीमारी आपने सुनी? नहीं सुनी। कोई वबाई मर्ज सुना आपने? नहीं सुना। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, कि हमने इस एनवायरमेंट का वो बेड़ा गर्क कर दिया है कि हमने जो है ना, अब अपनी अपनी अब हमारे लिए सर्वाइवल मुश्किल है। अच्छा, मैंने मजे की बात सुनी कि वायरस जो होता है ना, वो अपने आप को क्रिस्टल फॉर्म में रख के सालों साल सदियों जिंदा रह सकता है। अच्छा, मैंने सुना है कि ये जो ग्लेशियर है ना, इनमें इतने वायरस हैं
अब वायरस को ये जरूरत है कि वो किसी बॉडी में टच हो तो वो एक्टिव होगा, और वो कई सदियों से रिजर्व पड़े हुए हैं। अच्छा, एनवायरनमेंट जब खराब होता है, ग्लोबल वार्मिंग आती है, वो पानी हो जाता है, और उसमें से जो वायरस निकलते हैं वो पानी में उसके साथ बह गए, फिर हमारे साथ टच होते हैं, और नई वबाई मरीजें यस, मर जा रहे हैं। किसी को यस, आंख का यस। मसला, किसी को नाक का मसला, किसी की जिल्द की मरीज जल्द है। के इश्यूज हो रहे हैं और लोगों को। ये लोग जो है ना चंद आई कैंप लगा के, स्किन कैंप लगा के दिल खुश कर रहे हैं कि हमने। अचीवमेंट नहीं है ये हमारी हमारी अचीवमेंट। ये देखें, हम ये कहते हैं कि बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर मैं बात करूं, इस मुल्क में अगर एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल शॉपर अपनी सही जगह पर डंप करेगा, आप यूं समझना अचीवमेंट हो गई। हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यूनिवर्सिटी की हदूद में हम बैठ के हम बात करते हैं, हम सस्टेनेबल डिजाइन करेंगे, हम सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के। हमने सस्टेनेबल कम्युनिटीज के बारे में पढ़ा है। सस्टेनेबल कम्युनिटीज क्या है? आपने उस कम्युनिटी को, उस सोसाइटी को ऐसे डिजाइन कर दिया कि वो सस्टेनेबल रहे, यानी आसपास उसके चारों तरफ दरख्त आपने उगाए, ऐसा डिजाइन किया आपने। बीच में आपने कॉलोनीज बनाई हैं, सड़कों का रास्ता डिफरेंट, पेडिस्ट्रियन का रास्ता डिफरेंट, बाईसाइकिल का रास्ता डिफरेंट, वो सारे आपने कर दिए। देन आपने क्या किया? आपने वहां पानी का निजाम बहाल किया, रिसाइकलिंग का प्रोसेस किया। जो पानी आप यूटिलाइज कर रहे हैं, जापान में तो यूं समझ लें कि यार जापान में तो आप अगर देखें, एक रिसर्च मैंने पढ़ी, मैं कार्बन फुटप्रिंटिंग पे काम कर रहा था, एक रिसर्च था मेरा टॉपिक, उस वाटर फुटप्रिंट पे मैंने काम करना शुरू किया। तो वाटर फुटप्रिंट पे मैंने बेसिकली एक रिसर्च पढ़ लिया जापान का। जापान में आप यूं समझे कि हम जो कि वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम के बाद हम आते हैं, आपने देखा वॉश बेसिन में हम हाथ धो के साबुन से जो भी फारिग होकर चले जाते हैं। जापान ने ऐसा सिस्टम बिल्कुल सिंपल किया, वो कहता है पानी का कंजप्शन, कंजर्वेशन कम हो, उसकी यूटिलाइजेशन आप करो। उन्होंने कमोड में आपने जो है ना अपना जो है ना फ्रेश हो गए आप, ठीक है, फारिग हो गए, उसी के ऊपर ही उन्होंने जो है ना आपको वॉश बेसिन दिया हुआ है। वॉश बेसिन की लाइन में एक पतली सी लाइन आ रही है जो कि कमोड को फिल करते हैं, आप फ्लश दबाते हैं बार बार, यही पानी आपका आके उधर यूटिलाइज होगा। ओह, इंटरेस्टिंग। इनोवेशन। जब तक इंसान हम तो क्रिएटिविटी। ऐसे फ्लश दबाते हैं, वो पानी जाया हुआ, फिर यस, उसके बाद हाथ धोते हैं, वो वो पानी भी पानी भी जाया हुआ। जाया हुआ। यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि सर, हमारे पास ये पानी जितना आया, इस वक्त मैं बताऊं, सिंगापुर वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, स्मार्ट सिटीज में। हमने हमने जो ना एक केस स्टडी डिस्कस किया अपने मास्टर्स एजुकेशन में, वहां हम पढ़ रहे थे सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के बारे में। तो हमने 2 केस स्टडियां ऐसी उठाई जो कि सिंगापुर से रिलेटेड थी। कहा गया जितना सॉलिड वेस्ट आता है वो अंडरग्राउंड पाइपवर्क के जरिए एक जगह कलेक्ट होता है, उसका एक प्रोसेस प्लांट है, उस प्रोसेस प्लांट से गुजार के उसकी पूरी एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है, उससे हीट जनरेट करके पानी को हीट करके स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं, उस स्टीम को कन्वर्ट करने के बाद उससे बिजली जनरेट कर रहे हैं और सोसाइटी में बिजली दे रहे हैं। देन जो कंडेंसेट बन रहा है उस पानी को रीयूटिलाइज करके, फिल्टर करके, यहां तक कि प्लांटेशन में यूटिलाइज कर रहे हैं। जीरो डिस्चार्ज प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आपका पानी आता है, जीरो डिस्चार्ज प्लांट, कोई डिस्चार्ज आप नहीं करेंगे आउटफॉल में। ऐसी इनोवेशन आ गई है ऐसी इनोवेशन करनी चाहिए पाकिस्तान में। मुझे तो नहीं लगता अगले 700 साल तक। सर, लेकिन वो कहता है ना, होप फॉर द बेस्ट। होप। मैं एक बात बताऊं, बीइंग एन एनवायरमेंटलिस्ट, अगर मैं अपनी बात करूं कि यूं समझ लें कि जब से होश आया है ना, शऊर आया, हमारा काम है हम लोगों को एजुकेट करें, हमारा काम है हम लोगों को अवेयरनेस दें, हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है। एक चीज तो देखें, अगर मैंने नहीं सीखी, मुझे नहीं पता उसके बारे में, मुझे पूछ नहीं होगी। जो इल्म मैंने सीखा है और उसको अगर मैंने कैस्केड नहीं किया अपनी सोसाइटी में, तो मेरी अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। उसकी पूछ होगी मुझसे। मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट के बेच में शायद 100 लोग भी होंगे ना, लेकिन पढ़ लेंगे ना, अमल करेंगे ना, बातों को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यस, तो अगर एक बंदे को आपने या आपके घर वालों को आपने बता दिया ना, मेरे वालिद मरूम जो है ना, वो कहते थे अगर जो है ना आपने गाड़ी में पानी पिया है, बाहर नहीं फेंकना चाहिए, आपको बाहर नहीं फेंकना है। और यानी कि हज के लिए जो है ना हम किसी को लेने जाते थे तो वो उन पर फूल फेंकते हैं ना, हालांकि हम तो फूल लेकर भी नहीं गए। मेरे वालिद साहब कहते थे ये सारा उठाओ एयरपोर्ट से। तो शऊर होती, हालांकि इल्म वाले नहीं थे, लेकिन उनको पता था कि ये सारा जो है ना आखिर इसका इफेक्ट हम पर आएगा। अगर हमने अपने घर वालों को भी इस बारे में एजुकेट कर दिया कि भाई शॉपर अपने पास रखो, और कम से कम शॉपर यूज करें ना,
अब तो वो कपड़े वाले शॉपर आ गए ना, अगर आपने शॉपिंग पर जाना है वो लेकर चले गए, जो भी लिया उसमें डाल दिया, घर में आके सर उसको आपके खाली पास कर दिया। रिसाइकलिंग शॉपर आ गए हैं अभी तो। इस्लामाबाद में कुछ ऐसे सुपरमार्ट हैं जिनमें आपको ग्रीन शॉपर के नाम से जो है ना वो चल रहा है, और वो आपके पास ये है कि फाइबर के हैं, वो रिसाइकल हो रहे हैं आपके पास, डिग्रेडेबल है वो, उससे कुछ और बन रहा है, उससे यहाँ तक कि आप जो है ना फर्टिलिटी, लैंड की फर्टिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं आप। ये चल रहा है। लैंड को यस फर्टाइल यस, करके। बिल्कुल फर्टाइल करने के लिए आप यूज करें। बहुत तरक्की हो गई है। हम तो देखें, हम तो ना कहीं से भी देखते हैं कि यूरोप ने अगर वो रिसर्च कर लिया, अमेरिका ने वो रिसर्च कर लिया, ऑक्सफोर्ड में ये रिसर्च हो गई, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हो गई, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हो गई, यार ये तो बड़े जीनियस हैं। जीनियस कोई नहीं होता। देखें, जब तक आपका विल नहीं चाहेगा कुछ करने को, आप नहीं कर सकते। असल में उनको मालूम है ना कि क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा मसला है, इस पर तो बड़ी मीटिंगें हो रही हैं, बिल गेट्स ने तो बड़ा काम किया बड़ी है इस पर। इन्वेस्टमेंट की है सर, तुर्की में पूरी आधी से ज्यादा लैंड वो खरीद चुका है, वो फार्मिंग कर रहा है, वो जो ना आपको दरख्त के दरख्त लगा रहे हैं। हम में से अगर हम स्टूडेंट, बीइंग अ ग्रेजुएट स्टूडेंट या रिसर्च असिस्टेंट, अगर मैं कहूँ अपनी मिसाल अगर दूं, अगर मैं अपने साथ 10 लोगों को मिलकर एक कैंपेन चलाऊं और मैं कहूं कि यार आज से हमने टारगेट बनाया, हमने ना महीने में 10 से 15 दरख्त लगाने हैं, कौन सी कबात है? कोई कबात नहीं है सर। अगर हम बंदा वो अपने लगा, घर के बाहर तो कम यस, से कम लगा घर ले। के बाहर तो हम लगा सकते हैं। घर का जो कचरा, किचन का जो वेस्ट है आपका, एटलीस्ट उसको सेफली आप डंप करें। हमारे पास क्या होता है, फ्लैट बने, बिल्डिंग इतने बड़े बड़े, और 11 मंजिल से आप जो है ना, आपने बाइक पार की या गाड़ी पार की, आप गुजरे, ठप करके ऊपर से आपके ऊपर कचरा गिरेगा, कचरा आ गया। और अगले के आपको पता है कि माशाल्लाह से वो कितनी दुआओं से नवाज देता है अगले को कि जो है ना यार ये हरकतें हैं। ऐसे ऐसे नाम आपके ऊपर लग बड़े लकब से आपको पुकार। अगर आप रोड पर जाए ना, रिक्शे इतना धुआं छोड़ रहे होते हैं, यस, गाड़ियों की मेंटेनेंस नहीं है। सुजुकी जो टू स्ट्रोक है, अब तक भाई काफी सारे मुल्कों में ये ऐसी गाड़ियां, ऐसे रिक्शे बैन हो चुके हैं। सर अब दुबई में मैं आपको बात बताता हूँ, रिसेंटली मैंने विजिट किया दुबई, ठीक है। दुबई में हर चीज, हमारे ही जैसे लोग हैं, इंसान के बच्चे कोई सीख नहीं है उनकी, रूल को ऐसे फॉलो करेंगे। यहां का अगर बदतमीज तरीन शख्स भी होगा ना, वहां जाके कानून को फॉलो करेगा। वहां गाड़ियों की हर साल फिटनेस चेक होती है, बाकायदा गवर्नमेंट इस पे इन्फोर्स करती है। जिसकी गाड़ी फिट नहीं, उसको 4 पीस में करके स्क्रैप कर दो। यस, कोई असल कंप्रोमाइज में नहीं। हमारे यहाँ मसला भी है ना, अगर हम ये शुरू कर दे, गवर्नमेंट शुरू कर दे कि भाई ये रिक्शे सारे बंद कर दो, तो रोड लोग सड़कों पे निकल जाएंगे। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऐसे करे कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक रिक्शा हैं वो इंस्टॉलमेंट में देना शुरू यस कर दे, यस, काम करो तो पैसे दे दो, इस तरह से करे, ताकि ये जो पुरानी मॉडल की गाड़ियां हैं, ये टू स्ट्रोक सुजुकी हैं, जिन पर बड़ा सारा माल लाद के ये रोड पर भी जुल्म है, फिर प्लस ये इतना धुआं छोड़ते हैं कि असल में अगर इनको पता चले, शऊर हो, तो ये कभी ये काम ना करे। यस, लेकिन इसको इस बात का इल्म नहीं है, जो मैं जो पीछे धुआं छोड़ रहा हूँ, ये ऊपर जाके ये मेरी औलाद के लिए वबाल बन रहा है। इस बिल्कुल बात का बिल्कुल ऐसा ऐसा है सर। ये वाली अवेयरनेस हमें होनी चाहिए। अब देखें, हम इतने साल से रिपीटेटिव मिस्टेक कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मई का सीजन चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, मानसून का सीजन चल रहा है। आपको पता है बारिशें होती हैं, हमारे पास तो बारिश सिर्फ एक इशारा दे और सारे नाले उबल जाते हैं, ठीक है, गटर की लाइनें लग जाती हैं। सबसे खतरनाक चीज क्या है, सेवरल टाइम्स हम देख रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, पानी खड़ा है, खंबे में करंट है, कई लोग मर रहे हैं, कई बच्चे मर रहे हैं। सर एक इंसान का मरना पूरी इंसानियत का कत्ल है। अगर हम इस चीज का अब इस चीज का हम जो है ना, वो कहते हैं ना, टेकअप नहीं करेंगे, हम इस चीज का ख्याल नहीं रखेंगे, ये तो इस तरह तो हम कभी तरक्की नहीं करेंगे। फिर हम कहेंगे कि हम एटमी पावर हैं, हम दुनिया के उस लेवल पे हैं, एशियंस में पूरी दुनिया में रिसर्च किया गया, सबसे जब से ब्राइटर दिमाग वाले, माइंड सेट वाले, क्रिएटिव माइंड वाले एशियंस हैं। ये खाक एशियंस हैं अगर हम। आपके काम नहीं आ रहा आपका दिमाग, तो यस, आपके दिमाग का क्या फायदा। लेकिन फ्रॉड और हम वक्त जाया कर रहे हैं, बेसिकली हम वक्त जाया कर रहे हैं। खैर इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर ये बात आई, हमारी कोशिश यही है, हमने यूनिवर्सिटी लेवल पे हमने ना करिकुलम को भी ऐसा डिज़ाइन किया है, जो हमारी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, आपका जो ना नेशनल टेक्नोलॉजी
काउंसिल है हमारे पास, या हायर एजुकेशन सेंटर है हमारे पास, काउंसिल है। तो ये सारे फर्म जितने भी हैं, इन्होंने ग्रेजुएट्स के करिकुलम को डिज़ाइन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात को बड़े जो है ना यूँ कहें कि गर्व के साथ कह सकता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी इज़्ज़त दी है कि मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनका मैं इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड कमेटी का एज ए एक्सपर्ट मेंबर भी हूँ, ताकि इंडस्ट्रीज की तरफ से हमारे पास जो ग्रेजुएट जस्ट जो ना थ्योरी पढ़ के आते हैं, उनके करिकुलम में अमेंडमेंट करना, क्या चीज़ें ऐसी हैं उनको सॉफ्ट स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ उनको टेक्निकली उन चीज़ों पर ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, क्या यूनिवर्सिटी को ऐसी चीज़ें करनी है ताकि एक बच्चा ग्रेजुएट होकर एटलीस्ट BS करके पास होता है, देन वो इंडस्ट्रियल लाइफ में आता है तो उसको शुरू से अलिफ बे से दोबारा ना पढ़ना मसला ये गैप बड़ा है, कैंपस टू कॉर्पोरेट जो है ना बहुत लंबा गैप है। यस कैंपस कुछ और पढ़ाती है, कॉर्पोरेट कुछ और चाहती है। तो ये मेरे ख्याल से आप जैसे लोग हैं ना, ये इस गैप को कम कर रहे हैं यस कि भाई डेफिनेटली कॉर्पोरेट ये है और कैंपस ये। अब मैंने कई ऐसे देखे, कई ग्रेजुएट्स इंडस्ट्री में आते हैं, उनको दोबारा शुरू से सारी चीजें पढ़ाई जाती है। कम से कम उनको साइकिल तो पता हो, यस। कम से कम उनको इंडस्ट्रीज वर्क कैसे करती हैं, उन उस चीजों का तो देखिए मैं तो एक चीज आपकी लाइव शो चल रही है ना, इस पे एक पैगाम मैं पूरे पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सब के लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ। भाई खुदा के वास्ते कोशिश करें, आपके पास जो ग्रेजुएट आएगा ना, जो इंजीनियर कहलाता है, इंजीनियर एक नाम है, एक पैशन है, एक ब्रांड है। आप अपने मुल्क में उस बंदे को नॉमिनेट करें, पूरी दुनिया में वो जाके एक नाम बनाने जा रहा है। खुदा के लिए उसको कुछ आप जो है ना मैनेजमेंट की स्किल्स सिखाएं, टेक्निकली उसको कम से कम इंटर्नशिप वगैरह, और जो है ना उसकी इतनी वर्कशॉप की ट्रेनिंग्स, इंडस्ट्रियल्स के विजिट, इंडस्ट्रियल्स में प्रोजेक्ट्स ये करवाएं, सॉफ्ट स्किल्स सिखाएं, उसको कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग सिखाएं, उसको ये बताएं कि मल्टी कल्चर मल्टी लिंग्वल लोगों में कैसे काम करना है, कैसे एडजस्ट किया। Yes. ऐसे लोग आते हैं, यकीन माने गुस्से के इतने तेज होते हैं ना। अब मेरी इंडस्ट्री है, उसमें 500 लोग काम कर रहे हैं, आप बहुत एक्सपर्ट हो, आपने अपने सब्जेक्ट में बहुत एक्सपर्ट हो, लेकिन आपको जो है ना पीपल हैंडलिंग नहीं आ रहा, आपको गुस्सा आता है। मैं क्यों आपको रोकूं, आप किसी के ऊपर रेंच उठा के उसके सर पे मार दूं, मैं क्यों आपको एक सर का दर्द अपने ऊपर बांध। ऐसी ऐसी चीजें, यानी सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाई जाए, पीपल मैनेजमेंट सिखाया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि कम से कम इंडस्ट्रीज में भी उनको ऊपर लाया, जब असेसमेंट करें उनके हार्ड स्किल्स को ना देखें, फिर आप किसी को मैनेजेरियल लेवल पर ले जा रहे हैं ना, उसके सॉफ्ट स्किल्स उसके ज्यादा जरूरी है। सॉफ्ट स्किल जरूरी, लीडरशिप स्किल उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। एक मैनेजर से एक लीडर लाख दर्जा बेहतर होता है। बिल्कुल लीडर लीड करता है अपने टीम को, उसमें टीम वर्क होती है, वो अपनी टीम को साथ लेके चल रहा होता है। एक मैनेजर क्या करता है, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, मेरे बॉस ने चूंकि ये कहा है आपने ये करना है, खत्म, बस दूसरा कोई क्वेश्चन। आपके अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं आनी चाहिए, आपके अंदर वो क्यों नहीं आना चाहिए। व्हाट इज दिस, आपके क्या क्या रोबोट की तरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, काम को मैं समझता हूँ, आप एम्प्लॉय को बोलें कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए, आपकी मर्जी, आप किस रिश्ते से किस तरीके से करें। मुझे ये रिजल्ट चाहिए, ये रूल्स फॉलो। अब वो अपना दिमाग यूज करेगा, उसकी क्रिएटिविटी शायद उस काम को वो ऐसे तरीके से करे जो कि इस कंपनी के 25 साल में पहले कभी नहीं हुआ। ऐसे वो आपकी अचीवमेंट होगी। यस बिल्कुल, वो आपकी अचीवमेंट होगी, आपकी कामयाबी होगी, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, आपके मुल्क का नाम होगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ वो फ्री हैंड दिया नहीं जाता, नहीं दिया था भाई। ये है डू एज डायरेक्टेड, ये आपने करना है, क्योंकि उसको अपने नौकरी की पड़ी होती है, अगले बंदे को अपने नौकरी की पड़ी होती है, अगले बंदे को। अच्छा, एक और चीज मैं बताऊं, ऑर्गेनाइजेशन लाइफ में मैंने 17 to 18 ईयर्स गुजार लिए, लेकिन आपको कहीं पर भी ना आपके मयार का एनवायरमेंट नहीं मिलेगा। यू शुड हैव टू मैनिपुलेट योर एनवायरमेंट व्हाट यू डिजायर। आप क्या चाहते हो, आप उसको उस तरह मैनिपुलेट करो। ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली हम कहते हैं कि यार वहां पर ना यूं समझने के बायसनेस होती है। ठीक है, अगर हम यूं कहें कि यार आपके चेहरे पे कुछ और है, पीछे आपके जागे ना बैक बाइटिंग होती है, या आपकी लेग पुलिंग होती है। देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन का ना एक स्ट्रक्चर है, ये तो रहेगा। इस वाले डिफरेंस को आप कैसे टैकल करते हो, दिस इज
दिस इज नॉमिनेटिंग अ वेल एजुकेटेड पर्सन कि आप उसको कैसे डील करते हो। मैं जो कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, आप क्या समझ रहे हैं, आपके समझने पे डिपेंड करता है, मेरे बोलने पे डिपेंड नहीं करता। मैंने बोला, आपने अंडरस्टैंड किया, लेकिन आपने मुझसे क्लियर नहीं किया ना, आप समझे नहीं, तो फिर इसका मतलब है कॉन्फ्लिक्ट रहेगा हमेशा। इसीलिए कहता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब मैं तक अभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे ना बात आई ना, मैं ट्रेनिंग करवा रहा था होटल में, मैंने कमरा हॉल बुक किया था। अब तो जो मेरा असिस्टेंट है वो साथ जाना था मैं होटल में। अब मैंने उसे कहा, मैसेज किया कि होटल में अब मैं उसे चाह रहा था कि ये जो पास होटल है ना इसमें आ जाओ, फिर साथ चलते हैं। मैंने कहा होटल में आ जाओ। तो उसने कहा सर चलें। मैंने कहा हाँ तुम होटल में आ जाओ ना। तो मैं चाह रहा था कि इस होटल में के करीब आओ। मैंने उसे कहा मैं घर में हूँ, तुम होटल में आ जाओ, यानी मेरे घर से होटल करीब है, तुम वहाँ आ जाओ, फिर चलते हैं साथ में जो होटल है, हम चाय पीते हैं। अब चाय के ढाबे को हम भी होटल कहते हैं। तो वो क्या समझा, उस होटल में आ जाओ। अब वो वहां पहुंचा, मैं यहाँ बैठ के उसका इंतजार, 15-20 मिनट ट्रेनिंग लेट हो गई। मैं उसके पास आया, मैंने बोला यार मैंने तुम्हें कहा होटल में आ जाओ, आप फोन मैंने किया, मैंने तुम्हें कहा होटल में आ जाओ, आप अभी तक आए नहीं हो। सर आपने कहा होटल में आ जाओ, मैं तो वहां चला गया। थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो यस गया ना, गैप है। यानी कम्युनिकेशन में वो गैप आया और हम लोगों का 15-20 मिनट, और हम पढ़ा क्या रहे थे टाइम मैनेजमेंट, और हम खुद लेट हो गए। तो यानी एक इम्प्रेशन हमारा, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल क्लियर है, यार मेरे घर के करीब जो ढाबा है उसमें आ जाओ, साथ चलते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपको एक वाक्य बताओ, तो केस स्टडी है। आप कभी यूट्यूब पे सर्च करें केमिकल CSB, केमिकल सेफ्टी बोर्ड, एक आपका जो है ना वो है एक एक यूट्यूब पे बाकायदा एक वो है जिसमें तमाम हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्सपर्ट होते हैं। और वो एक्सपर्ट दुनिया में बड़े बड़े हादसा जिन्होंने डिसास्टर्स किया है, जैसे चेरनोबिल का वाकया है, जैसे आपका भोपाल का डिसास्टर है, जैसे आप पाइपर हेल्पा है, जैसे आपके ब्रिटिश पेट्रोलियम का है जिसमें समंदर में पूरी शिप की ऑयल जो है ना स्पिल हो गया, कितने बिलियन डॉलर्स उसको पेनल्टी लग गई। ठीक है, उनमें एक पाइपर हेल्पा का वाकया है, आप देखें उसमें सिर्फ लेक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से वो पूरा जो समंदर में बीच में जो प्लांट था पूरा, वो पूरा जल के राख हो गया। क्यों? क्योंकि वहां रेडियो कम्युनिकेशन थी, वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं थी। बेसिकली इन ऐसी केस स्टडी से बड़ा सीखने को मिलता है। वो केस स्टडी पूरा ऐसे आपको डिजाइन करके देते हैं जैसे आपको एक्चुअल वो चीज परफॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। वहां की क्या करते हैं वो, बेसिकली वो आपको इन्वेस्टिगेशन में फाइंडिंग्स बताते हैं कि ये जो बेसिकली प्लांट है ऑयल एंड गैस का या ऑफशोर का या समंदर के बीच कोई भी प्लांट है, वो कैसे तबाह हुआ, उसके रूट कॉज क्या है, वो रूट कॉज आपको बताएंगे, फाइंडिंग्स बताएंगे, रिकमेंडेशंस बताएंगे। वहां उन्होंने ये फाइंडिंग निकाली कि लेक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लेक ऑफ कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से ये पूरा प्लांट जो है ना तबाह हो गया। तो एक छोटी सी चीज आपकी कितनी कितनी बिलियंस फायदा देगी, डॉलर, बिलियंस का नुकसान दे वो तो सकती है। छोड़ें, कितने लोग कितने कितनी लोग फैमिलीज इसके फैमिलीज, और इन्वायरमेंट में सर बर्बाद। आप यूं समझ लें कि एनवायरमेंट एक इतना बड़ा डोमेन है ना, मैं समझ लो कि 100 साल भी मैं इस पे काम करूं, मेरी नस्ल भी 100 साल काम करे, तब भी उस समंदर में जो है ना यूं समझ लें कि एक कतरा पानी के बराबर भी वो इल्म हासिल नहीं होगा जिस पे इतनी रिसर्च बाकी है, इतना काम है हम अच्छा, कर सकते हैं। एक और आखिरी सवाल पूछता हूँ आपको एनवायरनमेंट के हवाले से। जिस तरह आज से 100 साल पहले था, एनवायरनमेंट को क्या फिर से उस तरह बनाया जा सकता है? देखिए पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, क्यों, उसकी वजह बताता हूं। 100 साल पहले या 50 साल पहले अगर हम बात करें तो फिर एक नेचुरल जिंदगी थी। ठीक है, एज सच इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी। आज हम, अच्छा अगर हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हम आए हुए हैं तो जाहिर सी बात है ये भी एक नेमत है। AC का चलना, ठंडी हवा आपको लग रही है, आप सुकून में, लाइट आपको प्रोवाइड है, आप स्टडी कर सकते हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपको टेक्नोलॉजी के मजे हैं। आपने गाड़ी ईजाद की, आपने जहाज ईजाद किया, आपने शिप ईजाद की, आपने मोटरसाइकिल ईजाद की अपनी आसानी के लिए। हर चीज देखें ना, हर चीज, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कहना है हर चीज
अपने मयार पे और अपनी लिमिट में अगर चले, यानी हम कहते हैं ना कि औकात में रहकर चले, तो वो नुकसान नहीं देगा। लेकिन अगर उसको ओवर द लिमिट कर दिया जाए या बिलो द लिमिट किया जाए तो फिर वो नुकसान देगा। तो हम अभी क्या ऐसे काम होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से और इंडिविजुअल की तरफ से, जिससे हम एनवायरनमेंट को कम से कम यहाँ रोक सकते हैं कि भाई अब यहाँ तक तो रुक जाओ कम से कम, क्योंकि दिन ब दिन बदतर होता जाए। क्या ऐसे काम किए जाए? देखें, अब हम अगर जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है लॉ एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटी। अगर आपके एनवायरनमेंट के डिपार्टमेंट उस चीज को स्ट्रिक्टली लें और उसको इन्फोर्स कराएं, कानून आपके पास जब आ गया ना, लॉ एंड ऑर्डर आ गया, लीगल रिक्वायरमेंट्स आ गई ना, पेनल्टीज आपने सेट कर ली, तो फिर क्या होगा, एक बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क में आप रेवोल्यूशन ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। एक तो ये होगा गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि ये जरूरी है और ये एम्फसाइज करते हैं हम बार बार कि ये चीज होनी चाहिए। एक दूसरी चीज, बीइंग इन्वायरमेंटलिस्ट, हमें चाहिए कि हम जो ना पूरी अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करें, इन्वायरमेंट से अवेयरनेस क्रिएट करें, इसके नुकसानात क्या हैं, जो हम काम कर रहे हैं, जो अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे कितना नुकसान पहुंच रहा है एनवायरमेंट को, ह्यूमन को, हमें, हम सबको कितना नुकसान हो रहा है, हम उसमें पार्टिसिपेट करें। हम जब तक लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, उनको नॉलेज नहीं देंगे एनवायरमेंट से रिलेटेड, वो कभी भी उस चीज के, वो नॉलेज उनके पास नहीं होगी, वो उस तरह रिएक्ट नहीं करेंगे। एक नॉलेज का पार्ट हो गया, जो कि जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जितने पढ़े लोग हैं, वो अपने इलाके में, अपने घर में, अपनी सोसाइटी में, अपने शहर में उस चीज को ट्रांसफॉर्म करें, ये जरूरी है। तीसरी चीज जो होती है, जो सबसे बड़ा हथियार हम कहते हैं स्टूडेंट यूथ पावर। आप स्टूडेंट की पावर को यूज करके कैंपेन करें, मुख्तलिफ एरियाज में कैंपेन करें। भाई आज हमने टारगेट कर लिया, हम प्लांटेशन करेंगे। कितनी आपके पास जमीनें हैं, आपने गवर्नमेंट से थोड़ी सी फंडिंग ली, आपने वो किया, यूनिवर्सिटी की तरफ से नॉमिनेट किया और कुछ स्टूडेंट, 100 के करीब स्टूडेंट आपने लिए, आपने जाके कैंपेन किया, आपने समंदर के बीच चले गए, आपने कहा यार आज हमारा टारगेट है 20th डेट ऑफ एवरी मंथ हमारा टारगेट है, एक दिन हम 6 घंटे के लिए समंदर बीच में जाएंगे और जहां जो प्लास्टिक कचरा डब्बा गत्ता होगा वो उठा के हम कलेक्ट करेंगे और उसे हम गना ले आके सेफ जगह पर डंप करेंगे। इतना करना यूथ का काम हो गया। फिर आप देखें, 1 से भले 2, 2 से भले 4, 4 से भले 40, 40 से भले 400, 400 से 4000 तक आप 4 लाख तक एक्सपेंड कर सकते हैं। सर अगर हम चाहें, अगर हम इस चीज को अडॉप्ट करना चाहें, हम बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। मैंने देखा चेंज छोटी छोटी चीजें से, हम देखिए कितनी छोटी बात है कि जो है ना, एक ग्रुप जमा करना, लोगों को उनको एहसास दिलाना और बीचों में जाके सफाई करना, छोटी सी बात है। अवेयरनेस पर फैलाना, कितनी छोटी सी बात, छोटी सी बात। अपनी चीजों को जो कचरे की जगह है उसमें डाल। सर ये सवाब जारिया है, आप अपनी आखिरत की जिंदगी बना रहे हैं, आप अपनी आखिरत संवार रहे हैं। आज अगर कहीं पर कचरा जो ना हमने जमा करके रख दिया, उसकी स्मेल से एयर के साथ वो जरासीम ट्रांसफर हो गया, ट्रेवल हो गया, आपकी सोसाइटी में, आपके पड़ोस में कोई एक बंदा इफेक्टेड हुआ आपके इस गंद करने की वजह से। आप सोचे कयामत के दिन वो आपसे पूछेगा कि ए अल्लाह पाक, मेरा तो हिसाब ये कि मैं इस शख्स की वजह से मर्ज में मुब्तला हो गया, इस शख्स ने अपने घर के बाद वो कचरा रखा, वो कचरा सड़ गया, वो एनवायरनमेंट में एयर के साथ शामिल, वो एयर मेरे बच्चों ने इनहेल किया और उसकी वजह से उनको जरासीम फैली और उनको कैंसर हो गया, वट बीमारी हो गई, और हम उस बीमारी में हम जो ना मर गए। आप सोचें, आपका तो सारा कुछ खत्म हो गया, और अल्लाह तो इंसाफ करने वाला। यस, और ये अल्लाह तो इबादत है जब तक इसीलिए कहते हैं आपकी जबान और आपके हाथ से जब तक आप इन दोनों के शर से अगर कोई महफूज रख सकते हैं आप तो रखें, लेकिन अगर आप नहीं रख सकते, यहां तक कि आपको क्यों कहा जाता है, हदीस में कहा जाता है कि आप अपने पड़ोसी का 40 घर इस तरफ 40 घर उस तरफ आप ख्याल रखेंगे। क्यों कहा गया है? हमारे हुकूक है, ये हमने करना है। इसी तरह एनवायरमेंट हमारा बच्चा है, हम कहते हैं बच्चों की तरह है, हमने उसको संभालना है, हमने उसकी केयर करनी है, हमने उसको संभालना है, हमने उसको टेक ओवर करना है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर अभी भी हम होश के नाखून लें, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी भी यूनिवर्सिटीज में आप जाएं, एनवायरमेंट के स्टूडेंट आपके पास सैकड़ों मिलेंगे आपको, वो कहते हैं सर हम इनिशिएटिव हैं, हमें प्रोजेक्ट्स दें, हमें टारगेट दें, हम करेंगे।
अगर किसी में पोटेंशियल नहीं है, नहीं करना चाहता, कोई एक शख्स है ना, विलिंग नहीं है, आपके पास जब बच्चा आता है, आप अंदाजा लगाएं, एक बच्चे को आप रोते से रो रहा होगा, उसको कैसे खामोश कराते हैं? उसको टॉफी दे के, लालच दे दिया, बाहर घुमाने ले जाऊंगा, आपको पार्क में ले जाऊंगा, हो गई ना तसल्ली उसकी, वो खामोश हो जाएगा, वो चुप कर जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास कोई ऐसा विलिंग नहीं है तो आप वो माहौल क्रिएट करें, आप वो माहौल क्रिएट करें। आप स्टूडेंट्स को, ये टास्क नहीं, ये आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा है, आपके प्रोजेक्ट का पार्ट है। आपके आपके ना, हम कहते हैं ना सीजीपी, हम नंबर के पीछे भागते हैं, आप कहें आपके सीजीपीए में मार्क्स हैं 20, कि आपके हाथ से 10 दरख्त लगने चाहिए लास्ट सेमेस्टर में। आपके पास जो है सी साइड है, आपने कम से कम 50 केजी के 3 बैग कचरे के भर के दिखाने, या असाइनमेंट है आपका। उसकी वीडियो बनानी, यस, वीडियो बनाएं, उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाएं, आप अपलोड करें। सर, माशरे को ठीक करने के लिए आपको कोई हाई फाई पैसे की जरूरत नहीं होती, आपको विल होना चाहिए और आपको एफर्ट्स होनी चाहिए आपकी। ये चंद चीजें ऐसी होती हैं, आप रेवोल्यूशन ला सकते हैं। सिकंदर भाई, बहुत ही अच्छी चीज है और बहुत ही अच्छे सोल्यूशन। प्रॉब्लम्स को तो आपने आइडेंटिफाई किया और सोल्यूशन को तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपने हाईलाइट किया। मैं चाहूँगा कि ये बातें जो है ना बाला हुकूमत के पास जाएं और वो सुने, इन पर अमल करें। ज़रूर इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर आपसे ज़रूर बात करेंगे, सेफ्टी की बातें रहेगी वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इंशाल्लाह, ये तो एनवायरनमेंट का पार्ट था, इंशाल्लाह फिर हम आपको सेफ्टी पे बताएंगे, आगे मजीद डिस्कस करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने जो ना हमें यहाँ बुला के जो ना एक शर्फ बख्शा और हमने जो ना अपनी एक जस्ट वो कहता है ना ओवरऑल जिंदगी का एक्सपीरियंस ब्रीफ किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।